हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अंकित शर्मा है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम एक ऐसा चैप्टर है जो मान लीजिए आप क्लास 10 से लेकर नीट हो गया, हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, और कोई भी मान लीजिए मतलब यूपीएससी तक ये इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका ये चैप्टर का बेस क्लियर है तो आप जो भी आने वाले भविष्य में क्वेश्चन हैं उन्हें आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी श्रृंखला में बढ़ते हुए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हमारा जैव प्रक्रम, ठीक है। जैव प्रक्रम, अब जैव प्रक्रम से संबंधित हम जानेंगे क्या क्या होता है जैव प्रक्रम के अंदर। तो बेसभी प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब मान लीजिए आप प्रक्रिया, ठीक है। प्रक्रम एक तरीके से मान लीजिए प्रक्रिया। तो प्रक्रिया बेसभी प्रक्रम जो संयुक्त जीव के अनुरक्षण। अब अनुरक्षण का मतलब होता है मान लीजिए आप एक तरीके से सेव हो गया, ठीक है, अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब जैव प्रक्रम में ये चार पॉइंट होते हैं जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला है पोषण। अब पोषण क्या होता है वो आप सभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। मैं अभी आपको ये पॉइंट बता दे रहा हूँ कैसे कैसे। फिर पोषण होता है व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति से मतलब हमारी जो भी प्रक्रिया होती है। फिर श्वसन होता है, उसके बाद वहन होता है, उसके बाद उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ये आप चार पॉइंट हैं, इनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये पहला है पोषण, ठीक है। अब पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। मान लीजिए जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद जो खाने से हमें पोषण मिलता है, ठीक है, हमारे शरीर की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। हम इसलिए खाना खाते हैं, ठीक है। खाना हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, ठीक है। तो खाना खाने का एक मेन उद्देश्य होता है कि हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन हैं, जो भी पार्ट हैं, उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम भोजन करते हैं। जब हमारा भोजन पच जाता है तो उससे जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट बन जाता है, ठीक है। और वैसी जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पहुँचती है? हमारे बॉडी में पहुँचती है, जैसे जो हमारे ऑर्गन हैं उन्हें डेवलप करती है, ठीक है। अब पोषण को भी दो भागों में बांटा जाता है कि पोषण जो जीव होते हैं कैसे कैसे कार्य करता है, पोषण का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव। अब अजैव क्या होता है? अजैव का मतलब होता है जिसमें जान नहीं होती है, ठीक है। अजैव जैसे मान लीजिए पानी है, और एक तरीके मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल, पानी हो गया, ठीक है, हरे पेड़ पौधे हो गए, ये किस में आते हैं? अजैव में आते हैं। और पदार्थों जैसे CO2। अब CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। जो जैसे मान लीजिए स्वपोषण क्या होता है? वह ऐसी वस्तु जो अपना भोजन खुद बना ले। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए पेड़ पौधे हैं। अब पेड़ पौधे अपना भोजन, ऐसा तो है नहीं उन्हें कोई भोजन बना के जाता है, या वो किसी दावत में चले गए या कहीं जाते हैं, वो अपना पोषण खुद बनाते हैं। जो भी खाना है उनका वो खुद बनाते हैं। उनका जो खाने का मेन सोर्स होता है वो क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य के द्वारा जो उनकी जो प्रक्रिया होती है वो सूर्य के द्वारा होती है। अगर सूर्य से प्रकाश ना मिले उन्हें तो उन्हें भी भोजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो जो स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और विषम पोषण क्या होती है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। जैसे हम मानव हैं, हम मानव क्या हैं? हमें भोजन, अब जैसे मान लीजिए हम, ऐसा तो है नहीं कि जो गेहूँ है वो हम कैसे उगा रहे हैं। गेहूँ तो हमारा पेड़ पौधे उगा रहे हैं ना, जो उनको पोषण मिलता है उससे, जो क्रिया होती है उनकी भोजन की, तो वो पेड़ पौधे करते हैं जिससे हमें भोजन मिलता है, जैसे फल वगैरह हो गए, ठीक है। तो यही होता है विषम पोषण और स्वयं पोषण का एक आसान भाषा में समझ लीजिए आप। स्वयं पोषी वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। और विषम पोषी पोषण क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो कहलाते हैं विषम पोषी पोषण, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? अब देखिए, जब पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो प्रक्रिया होती है एक, उसे उसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर जरूर इसे पॉइंट करें। तो वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संरचित रूप में परिवर्तित कर लेता है। ये तो कुछ नहीं, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता दे रहा हूँ। क्या होता है? जब CO2 होता है, ठीक है, CO2 और जल जब हमारा
पेड़ पेड़ का जब क्या एक पोषण जब स्टार्ट होता है तो उसमें किस चीज़ की मेन आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की, ठीक है। उसके बाद ये होता है, देखो एक हो गया सूर्य का प्रकाश। मैंने आपको बताया बिना सूर्य के प्रकाश के, जैसे मान लीजिए एक पौधा है, एक पौधा है, ठीक है। अब जब सूर्य का प्रकाश, जब ये सूर्य हमारा, जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा, सॉरी, जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, ठीक है, तो जब ये, और जो हमारे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, पेड़ पौधों में एक ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। तो जो पत्तियाँ, जो खाना बनाने का कार्य कौन करता है, पत्तियाँ करती हैं, ठीक है। जब जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और ये जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ये आपस में क्रिया करते हैं, उसके बाद ये निकलता है ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्ट मान लीजिए इसे ग्लूकोज, फिर इसके बाद जो ऑक्सीजन अब वो निकल जाती है जो हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि पेड़ हमारा जीवन है। पेड़ हमारा जीवन इसलिए है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं, कार्बन मतलब ऑक्सीजन की सहायता से। उसके बाद ये जल है, जल को भी बाहर निकाल देता है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब आपसे पूछा जाएगा जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सेकंड हो गया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में होती है, पेड़ों की पत्तियां हो उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जो स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। फिर आगे जल, जल और जड़ द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण। अब जल का अवशोषण कैसे होता है, जल की मिट्टी द्वारा, जो जड़ें होती हैं वो अवशोषण करती हैं जल का, ठीक है। अब क्या होता है, जो रंध्र क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं हमारे जो पत्तियाँ होती है पेड़ों की, उसमें जैसे ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है, ठीक है। इसके अंदर जो छोटे 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 रंध्र पाए जाते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है। वो क्या, उसका कार्य बताया जा रहा है इसमें। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, मतलब स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। अब रंध्र के कार्य जानते हैं हम। रंध्र, जो पत्तियों में रंध्र होता है उसका कार्य क्या होता है, ठीक है, तो वो जान लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान। अब गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, जैसे हमारे बॉडी में जो छेद हैं बॉडी के ऑर्गन में, उनके द्वारा देखो पसीना निकलता है हमारा, ठीक है। और हम जो भी क्रियाएं होती हैं हमारी, वो इनकी दो गंदी होती है, इसकी रंध्र के द्वारा निकल जाती है। और फिर पत्तियों में क्या होता है, तो बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। जैसे हमारे शरीर में से निकलता है ना पसीना, उसी तरीके से जो बाष्पोत्सर्जन, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो इसका जो जल होता है, मैंने आपको बताया था CO2 और किसके द्वारा, जल के द्वारा जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद जल निकल जाता है और ऑक्सीजन निकल जाती है ना। तो जल कहाँ से निकलता है, इसकी पत्तियों में से जो रंध्र हैं पत्तियों की, उसमें से निकल जाता है, ठीक है। अभी हमने बात की थी स्वपोषी पोषण, मतलब जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो, ठीक है। अब आगे विषमपोषी पोषण, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी पोषण। अब इसके क्या होते हैं बेटे, तीन तीन चरण होते हैं इसके। पहला है प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब ये पहला आ गया प्राणी पोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा और मानव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भोजन, जैसे मानव है और अमीबा है, जब वो अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद उनका पाचन, अब जैसे पोषण कब बनेगा, अरे पोषण तभी तो मिलेगा हमें जब जो हमारा खाना खाया हमने उसका पाचन होगा, ठीक है। तो हम जैसे मानव हैं और अमीबा है, जब अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो उनका पाचन कहाँ होगा, हमारा पाचन कहाँ होता है बताओ, स्टोमक में होता है ना। तो उसी तरीके से जो अमीबा है उसका भी पाचन क्या होता है, शरीर के अंदर होता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, प्राणी संपोषण, ठीक है, होलोजोइक। उसके बाद आता है मृतजीवी पोषण। अब मृतजीवी पोषण क्या होते हैं, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी है। आपने देखा होगा, जैसे मानो आपने टमाटर टमाटर खाया, ठीक है, उसका जो आपने पूरा नहीं खाया, आधा हिस्सा रहने दिया, तो आप देखते होंगे कुछ समय बाद धीरे धीरे करके उसमें फफूंद लग जाती है। जैसे रोटियां हैं, ठीक है, तो रोटी में आपने फफूंद देखी होगी। तो वो क्या होता है, जो जो वेस्ट बच जाता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसे अपना सड़ा गला के क्या वो फफूंद और कवक कवक द्वारा
उसका पोषण हो जाता है। जैसे हमारे पृथ्वी पे क्या है, कोई भी चीज़ ऐसी वेस्ट नहीं पड़ी रहती है। जैसे मानो अगर किसी की बॉडी भी है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बॉडी अगर मानो आप डाल दो तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी बॉडी गलने लगेगी। तो वही प्रक्रिया क्या होती है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है। अब आ गया परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण से क्या होता है, परजीवी मतलब जो अन्य जीव, जैसे इसमें सुनाई दे रहा होगा आपको परजीवी मतलब परजीवी। ठीक है। अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है। मतलब जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। ठीक है। उनसे क्या कहते हैं, परजीवी। अब परजीवी जैसे अमरबेल है। अब आपने देखा होगा मनी प्लांट, जानते हो आप मनी प्लांट? तो मनी प्लांट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट, वो क्या करता है, वो पौधा स्वयं तो मतलब खुद बढ़ नहीं सकता, तो क्या करता है, वो दीवार की सहायता ले लेता है। जैसे मानो आपने उसके पास डंडा रख दिया तो डंडे पे चढ़ जाएगा, और उसकी जो लता हैं वो डंडे पे चढ़ जाती हैं। और जैसे मानो कोई उसके पास जो भी चीज़ होगी वो उस पर चढ़ जाता है, मतलब उसके द्वारा अपना जीवन, मतलब जो भी क्रिया होती है उसकी आगे बढ़ती है। जू हो गया। अब जू क्या करते हैं, जू पहले क्या होता था, पहले लोग शैम्पू वगैरह नहीं लगाते थे तो उनके बालों में जू पड़ जाते थे। अब जू क्या करते थे, जो हमारे सिर का रक्त पी के वो जिंदा रहते थे। देखा होगा आपने, जू जू लग जाते हैं लोगों के ज़्यादा गंदगी रहने से, तो जू लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो परजीवी होते हैं एक तरीके से, जो अपना भोजन स्वयं नहीं मतलब दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रह के करते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका। अब प्राणी पोषण के अंतर्गत हमने पढ़ा था अमीबा के अंदर पोषण। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अमीबा के अंदर आ सकता है। ठीक है। अब देखिए अमीबा में क्या होता है, ये देखा होगा आपने, अमीबा कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है। उसके बीच का जो केंद्रक होता है और उसे आस पास उसके क्या होते हैं, ये ऐसी वो त्वचा होती है उसकी। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, देखो केंद्रक होता है। ठीक है। उसके बाद पादाप और कूटपाद होते हैं। अब अमीबा से क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है। ठीक है। पादप बताया मैंने क्या, ये मतलब पादप मतलब एक एक मान लीजिए पैर, मान लीजिए एक तरीके से पैर। ठीक है। जैसे हम किसी को पैर रख दें तो उसी तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो उसमें क्या कर लेता है, फंसा लेता है। ठीक है। उसके बाद खाद्य रिक्तता, उसकी जो क्या होती है खाद्य रिक्तता है, जैसे उसमें गैप होता है। ठीक है। जैसे आपको दिख रहे होंगे ये गैप, इस चित्र में आपको गैप दिख रहे हैं, ये खाद्य रिक्तता कहलाती है। ये वाला भाग जो ये दिख रहा है। ठीक है। ये खाद्य रिक्तता कहलाती है। उसके बाद आता है हमारा खाद्य रिक्तता में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। जैसे हमारे स्टोमक में क्या होता है, जैसे हम मुंह में अगर हम खाना खाते हैं तो धीरे धीरे उसे टुकड़ों में काट लेते हैं। ठीक है। उसी तरीके से इसमें क्या होता है, अमीबा के अंदर जो भी उसने उसने मतलब निगला है वो धीरे धीरे छोटे छोटे पेस्ट में बन जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। जैसे हमारा भोजन जब हम खाते हैं उसके बाद कहाँ जाता है, वो मुंह के बाद कहाँ जाता है, हमारे स्टोमक में चला जाता है। ठीक है। उसी उसी तरीके से इसमें होता है। फिर बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ फिर क्या होता है, लास्ट में तो आप जानती हो, हर व्यक्ति के अंदर से वेस्ट निकलता है, उसी तरीके से इसमें भी वेस्ट निकलता है। अब आ गया पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है, एक तरीके से यही इसी की तरह ही मान लो आप। इसमें क्या होता है, पैरामीशियम उसके बाद पक्षाएँ मतलब कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं, पक्षाएँ। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, भोजन एक विशिष्ट स्थान ही ग्रहण से मतलब ग्रहण किया जाता है। जब जब भोजन सही जगह जाएगा तभी तो उसका मतलब जो पोषण या पाचन हो पाएगा। ठीक है। तो वो इसमें प्रक्रिया होती है। अब आते हैं मनुष्य में पोषण। ये अभी वही चल रहा है, ठीक है, वही चल रहा है। तो अब इसमें है हमारे मनुष्य के अंदर, ये बताएंगे कि कैसे कैसे पोषण होता है। ठीक है। तो इसकी भी देखो कई स्टेप हैं, ये आप नोट करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो ये है अंतर्ग्रहण, उसके बाद क्या होता है पाचन, और उसके बाद अपशोषण, उसके बाद क्या होता है स्वांगीकरण, उसके बाद क्या होता है बहिक्षेपण। अब अंतर्ग्रहण का मतलब होता है खाने को खाना, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम अंतर्ग्रहण कह सकते हैं। ठीक है। तो इसकी स्टेप हैं वो आप देख लीजिए। तो भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, मुंह। ठीक है। मुंह में क्या होता है, हमारे दांत होते हैं, दांत। ठीक है। दांत के बाद जो हमारी जीभ होती है उसमें लार होती है। ठीक है। लार के द्वारा हमारा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, लार ग्रंथि, जो हमारी एमाइलेज और माल्टोस शर्करा होती है हमारी लार ग्रंथि में, उसके द्वारा हमारा भोजन है वो लार के साथ मिल जाता है। ठीक है। तो उसकी पाचन प्रक्रिया हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाती है। एक कभी कभी क्वेश्चन आता है
कि भोजन का जो मानव भोजन खाता है तो उसका सबसे पहले पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसमें अगर मुँह लिखा है तो मुँह आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं भोजन गृहस्थ का। अब है भोजन गृहस्थ का क्या होता है, मुँह से आमाशय तक भोजन गृहस्थ का की क्रमांक चक्र, ठीक है। एक मूवमेंट पैरासाइट मूवमेंट होता है। तो ये है हमारे मानव शरीर का मतलब हमारे शरीर में भोजन कैसे पचता है, ठीक है। वो ये हमारे मानव का चित्र दिया गया है, इसमें आप देख लीजिए। जीवा है, मुंह है, ठीक है, गृहस्थ का है, उसके बाद यकृत है, अमाशय है, क्षुद्रांत है, पित्ताशय है, पित्तनली है, अग्नाशय है, परिशोषिका है, गुदा द्वार है, बृहदांत्र है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब भोजन कहाँ आता है हमारा, 3rd नंबर पे कहाँ आता है हमारा भोजन, अमाशय में आता है, ठीक है। अमाशय में क्या होता है, एक क्वेश्चन बनता है, अमाशय में कौन सी ग्रंथि होती हैं, अमाशय में होती है जठर ग्रंथि, ठीक है। तो जब जठर ग्रंथि होती है तो उसमें अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है पहला पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा, ठीक है। पेप्सिन क्या होता है, पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब भोजन एंजाइम के द्वारा टूट जाता है उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जैसे पेप्सिन की क्रिया में अब कौन सी क्रिया होती है इसमें, पेप्सिन के द्वारा जो हमारा भोजन और ज़्यादा गुदादार बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है श्लेष्मा, अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अब अमाशय के अंदर आंतरिक अस्तर होता है, मान लीजिए अम्ल हमारे बॉडी में अनलिमिटेड अम्ल है, ठीक है। तो उससे हमारी क्या है, उसकी भोजन की रक्षा करता है। अब हमारा भोजन 4 नंबर पे कहाँ आता है, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत क्या होता है, उसे हम आंतरस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज कहते हैं अक्सर, और वसा है, वसा में कौन से, ग्लिसरॉल अम्ल, प्रोटीन में अमीनो अम्ल, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। उसके बाद है यकृत, पित्तरस, पित्तलवण, वसा, पित्तलवण और वसा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए प्रोटीन ट्रिप्सिन और पेप्टोस में बनता है, वसा लाइपेज और स्टार्च है वो एमाइलेज। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि लाइपेज द्वारा क्या बनता है, तो लाइपेज द्वारा वसा बनती है, ठीक है, हमारी बॉडी में। और प्रोटीन ट्रिप्सिन किसका करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज करता है स्टार्च का, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है दार्ज रोम, अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं, वो क्या होता है, जिससे हमारा भोजन ज़्यादा हो जाता है तो वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है बृहदांत्र, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हमारा पाँचवां स्टेप क्या है हमारे भोजन पहुंचने का, बृहदांत्र, ठीक है। जल का अवशोषण, इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जब 5वीं स्टेप आती है तो हमारा जो जल का अवशोषण, जब हम जल पीते हैं उसके बाद हमारा अवशोषण हो जाता है और जो भी वेस्ट है हमारा वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं शोषण। शोषण क्या है, शोषण जैव प्रक्रम का 2nd स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, हमने पढ़ा था, पहला स्टेप पूरा हमारा पोषण हो गया, अम्मी बाबा पोषण, मानव में पोषण, ठीक है। उसके बाद हमारा ये सेकंड जो जैव प्रक्रम का 2nd स्टेप क्या होता है, 2nd स्टेप होता है शोषण, ठीक है। अब जब हम शोषण कैसे, अब हम बताएंगे सांस वगैरह हमारी कैसे ली जाती है, ठीक है। तो ये है पोषण प्रक्रम के दौरान, जब हमारा पोषण हो रहा होता है हमारे बॉडी में, जब हम खाद्य पदार्थ हमारा उसका पाचन हो रहा होता है तो हम हमारे जो प्रक्रिया होती है उस टाइम खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिका में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में इसमें क्या होता है, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप देखिए नेक्स्ट स्टेप है कोशिका द्रव में पायरूवेट प्लस ऊर्जा। इसमें क्या है, पहला होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और सेकंड है ऑक्सीजन का अभाव, और थर्ड ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो देखिए इसमें जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तब क्या होता है, उसमें क्या होता है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, जैसे अब इसमें क्या होता है वो आपको बताना है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण किस में होता है, ईस्ट और किडवन में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का अभाव कहाँ होता है, हमारी पीस की कोशिका में, जैसे लैक्टिक अम्ल, जैसे आपने देखा होगा जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो पेन क्यों होता है, क्योंकि जो लैक्टिक अम्ल है वो हमारे मसल्स हैं उसमें भर जाता है, ठीक है, इसलिए हमारी पेशियों में दर्द होता है, ठीक है। अब क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा,
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं शोषण। अब शोषण के दो स्टेप होते हैं, पहला होता है वायवीय शोषण, सेकंड है अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण क्या होता है? वायवीय शोषण वो होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, जैसे जब हम सांस लेते हैं तो सांस कैसे कब लेते हैं? जब ऑक्सीजन होती है, तो वो क्या कहलाएगा? वायवीय शोषण, ठीक है। और अवायवीय शोषण क्या होता है? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। तो अब इसमें सेकंड है ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अब ये आपको बता रहे हैं कि वायवीय श्वसन, एक आप पॉइंट नोट कर लो कि वायवीय श्वसन कहाँ कहाँ होता है, वायवीय श्वसन किस में होता है बताओ? कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये आप नोट करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब वायवीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसकी ऊर्जा उत्पन्न कितनी हो सकती है? मान लीजिए 36 ATP, ठीक है। अब आ गया हमारा अवायवीय शोषण। ये क्या होता है? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन, इसमें क्या होता है? वायवीय में ग्लूकोज का पूर्ण चयन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम सांस वगैरह लेते हैं, जब हम पूरे दिन हम कोई वर्क वगैरह करते हैं तो उसमें हमारे बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। वो एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वो हमारा ग्लूकोज का उपचयन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? अब अवायवीय में एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है। अब कोशिका द्रव्य हम जब पढ़ेंगे ना हमारे कुछ के जीव जंतु के बारे में, तब आपको पता लगेगा कोशिका द्रव्य क्या होता है, ठीक है। यह है कम ऊर्जा उत्पन्न होती है जैसे ईस्ट में, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसे हमने पढ़ा था मानव में जो पोषण होता है, मतलब मानव का जो भोजन का पाचन होता है वो किन किन प्रक्रियाओं में होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो मानव का श्वसन है वो भी कई स्टेपों में होता है। तो पहला स्टेप है मान लीजिए हमारा नासाद्वार, ठीक है। सेकंड है ग्रसनली, और थर्ड है हमारा कंठ, फोर्थ है श्वासनली, उसके बाद है श्वसनी, उसके बाद है श्वसनिका, उसके बाद है फुफ्फुस मतलब फेफड़े हमारे, उसके बाद है कूपिका कोश, उसके बाद है रुधिर वाहिकाएं। देखिए ये हमारे जब हमारे अंदर जब श्वसन होता है तो उसकी प्रक्रिया दिखाया जा रहा है हमारे बॉडी में, ठीक है। जैसे नासाद्वार होता है, जब नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं। उसके बाद हमारा जो मुँह, जैसे हम मुँह से भी सांस लेते हैं, जब कोई व्यक्ति को जुकाम वगैरह हो जाता है तो वो मुँह से भी सांस लेता है, ठीक है। तो वही प्रक्रिया है दिखाई जा रही है। उसके बाद हमारा जो वायु है वो कहाँ पहुँचती है? ग्रसनी में पहुँचती है। ग्रसनी क्या होता है? हमारा कंठ, कंठ से थोड़ी ऊपर होती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है? हमारी ग्रसनी कहलाती है। उसके बाद क्या आता है? कंठ, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? श्वासनली। ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो प्रक्रिया है वो आप समझ लीजिए पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद है उपास्थि बलय, ठीक है। बलय क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा ये है, ये ठीक हमारा एक तो गला हुआ है, उसमें ये ऐसे स्टेप बनी होती है, ये ठीक है। ये होते हैं बलय होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारा आगे बढ़ती है वायु तो ये कहाँ पहुँचती है? उसके बाद पहुँचती है ये हमारी श्वसनी में, ठीक है। उसके बाद कहाँ है फिर हमारा फुफ्फुस वगैरह स्टार्ट हो जाता है। फुफ्फुस के अंदर क्या होती है? पसलियाँ होती हैं। तो यही हमारा एक इम्पोर्टेंट चित्र है जो आपको देखना है कि हमारे बॉडी में सांस है वो कैसे मतलब हम लेते हैं, ठीक है। अब ये है मानव श्वसन क्रिया। मानव श्वसन क्रिया क्या होती है? अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। अंतःश्वसन जब हम सांस लेते हैं, उच्छ्वसन जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है। आपने महसूस किया होगा जब हम जैसे गहरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं, ठीक है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या हो जाता है? अंदर पे चले जाते हैं। तो पहला देखिए कैसे है अंतःश्वसन। अब प्रक्रिया अब हो रही है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन के दौरान क्या होता है? बच्ची गुहा मतलब फेफड़े, बच्ची गुहा मान लीजिए फेफड़े वो फैल जाते हैं। पसलियों के संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती हैं। पेशियाँ क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। बच्चा ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करता है। जैसे बच्चा मतलब हमारा छाती है वो बाहर की ओर फैल जाती है, ठीक है, मतलब फूल जाती है। उसके बाद क्या होता है? गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है? बच्चे गुफा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। जब हम सांसें जब फूली वो क्या हो गई? अपने वापस आकार में आ जाती है। उसके बाद हमारी जो पेशियाँ होती हैं फेफड़े के अंदर, पसलियाँ होती हैं वो क्या होती है? शिथिल हो जाती हैं। वक्त अपने स्थान पर आ जाता है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था अंतःश्वसन का मतलब सांस लेना, उच्छ्वास का मतलब होता है बाहर निकालना सांस को, ठीक है।
और स्थलीय जीव क्या होते हैं, श्वसन के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और जो जल में रहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जो ये मछलियाँ होती हैं वो किससे लेती हैं सांस, वो अपनी डायफ्राम होता है उसमें गलफड़े, वो उसके द्वारा सांस लेती हैं मछलियाँ जल के अंदर, ठीक है। उसके बाद है कूपिका रक्त व उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो वायु O2, ठीक है। उसके बाद कूपिका रक्त वाहिका O2 आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती है। और क्या हमारा जो आपने देखा होगा रक्त का, जैसे रक्त होता है हमारा, वो लाल क्यों होता है, वो हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। उसमें जो आरबीसी होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, HbO2 बनाती हैं, ठीक है। अब आता है CO2। अब हमारे शरीर में जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या बन जाती है, ऑक्सीजन, CO2 बन जाती है। तो वही बता रहा है आपको, ठीक है, इसके बारे में। अब है संवहन। संवहन क्या कहलाता है, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं। पहला क्या है, हृदय। फर्स्ट क्या आता है, हृदय। और सेकंड है रक्त नलिकाएं। थर्ड है वहन माध्यम, ठीक है, रक्त व लसिका। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि धमनी तथा शिरा में अंतर। यहाँ से मान लीजिए जब से यूपी बोर्ड स्टार्ट हुआ है तब से इसमें से एक न एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर अवश्य आता है। तो ये है पहला धमनी। धमनी क्या होती है, ऑक्सीजन रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। जो हमारे जैसे जब हम सांस लेते हैं तो सांस की हमारी ऑक्सीजन किस में फैल जाती है, हमारे खून में फैल जाती है, ठीक है। तो धमनी का कार्य क्या होता है, जो रुधिर में जो हमारा ऑक्सीजन फैल गया है, मतलब मिल गया है, उसे हृदय से, मतलब हमारे हमारे दिल से, हमारे मतलब हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। जैसे आपने देखा होगा हमारा हृदय होता है वो पंप करता है, ठीक है। तो धमनी होती है वो पंप करने में हेल्प करती हैं, जो हमारा ब्लड है उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक फैलाती हैं, ठीक है, लेके जाती हैं। जो धमनी होती है हमारा इतना कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा धमनी की मोटी जो भित्ति होती है वो मोटी व अधिक लचीली होती है, ठीक है। और अब आते हैं शिरा में। शिरा के अंदर क्या होता है, जो हमारा जिस खून में हमारे ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ होता है, तो शिरा क्या करती है, उस खून को कहाँ लेकर आएगी, हमारे हृदय के पास लेकर आएगी। क्यों, क्योंकि हमारा हमारे जो भी हमने सांस ली है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाए, उसके बाद धमनी है वो उसे पंप कर देगी, पंप करने में हेल्प करती है। पंप तो हमारे ब्लड हृदय करता है, लेकिन जो धमनी होती है वो उसमें हेल्प करती है, ठीक है। फिर आता है शिरा की भित्ति मोटी कम होती है, ठीक है, और लचीली भी होती है, कम लचीली होती है। और हमारा इसमें अब आ गया हमारा धमनी। धमनी में क्या होते हैं, बाल्ब नहीं होते हैं। बाल्ब क्या, मान लीजिए एक तरीके से बल्ब की तरह, और शिरा में क्या होते हैं, इसमें बाल्ब होते हैं, ठीक है। और हमारा धमनी में क्या होता है, ये सतह ही नहीं होती हैं, ऊतकों के नीचे पाई जाती है हमारी धमनी। और शिरा के होते हैं, ये सतही होते हैं, मतलब सतह से पाए जाते हैं हमारे बॉडी के। अब ये हमारे बॉडी का पूरा प्रक्रम है जब हम सांस वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे फेफड़े हैं, उसके दाएं आलंद है, ये तो हमारे हृदय हो गया, ठीक है। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, दाएं आलंद बाएं आलंद हमारे हृदय है, ठीक है। ये जो भी ये प्रक्रिया बताई जा रही है कि धमनी शिरा कैसे कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। ये हमारा हृदय है, उसका चित्र है। ये भी आप नोट करो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ये देखिए ये महाधमनी हो गई हमारी, ठीक है। ये ऊपर, ये शरीर के ऊपरी का महाशिरा हो गया, ठीक है, ये दाएं आलंद हो गया, ये बाएं आलंद हो गया, ये फुफ्फुस शिराएँ हो गई, फुफ्फुस धमनियाँ हो गई। शरीर के निचले भाग से ये दायां आलंद हो गया, विभाजिका हो गया, बायां नीला हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हृदय का चित्र। ये आप ये हर बच्चे को आना चाहिए बनाना, ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब आता है लसिका। लसिका क्या होती है, एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लसिका वहन में सहायता करता है। अब पादपों में परिवहन। अब जैसे मानो हमारा हमारा पेड़ है, ठीक है, जब उसमें प्रकाश संश्लेष के द्वारा जब उसमें भोजन बनता है तो उसमें क्या होता है, जल भी बनता है और खाना भी बनता है, ठीक है।
तो हमारा जो जाइलम होता है उसका कार्य क्या होता है, जो भी जल बना है उससे जड़ से लेके हमारे पेड़ के विभिन्न विभिन्न भागों में पहुंचाना, उसका किसका कार्य होता है, जाइलम का। जाइलम का कार्य होता है जल को पहुंचाना। और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फूड को। जो भी हमारे खनिज लवण बना है हमारे पेड़ के अंदर, वो कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आता है एग्जाम में कि जल जल किसके द्वारा परिवहन किया जाता है, हमारे जाइलम के द्वारा। ठीक है, और भोजन किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाइलम क्या करता है, जल को लेके जाता है मृदा से जल, देखो। ठीक है, जल और खनिज लवणों को करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, पत्ती द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पौधों के विभिन्न भागों तक वहन करता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता रखा है ऊपर, वही है इसमें। ठीक है, अब है हमारा उत्सर्जन। उसमें स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप क्या होता है, उत्सर्जन। जब हम खाना वगैरह खा पी लेते हैं, सांस ले लेते हैं, तो सब काम हो जाता है हमारा, फिर क्या करते हैं, उत्सर्जन। मतलब जैसे जब हमारे बॉडी में हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे जो पानी है वो टॉयलेट में बदल जाता है, और जो हमारा खाना है उसका खाने का वेस्ट है किसमें बदल जाता है, पोटी में बदल जाता है। तो वो क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो उसकी के बारे में बताया जा रहा है, मानव में उत्सर्जन। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन, किसके तो कौन, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। ठीक है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के सतही से जल में विसर्जित कर देते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव कौन होता है, अमीबा हो गया, वो क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, वो कैसे वेस्ट को बाहर करता है, वो जो उसकी सतह होती है, उसकी बॉडी की सतह है, उसके द्वारा कर देता है। ठीक है, अब ये हमारे बॉडी के कि कैसे कहते हैं अंग है हमारे, उत्सर्जन अंग है। ठीक है, जैसे हमारा किडनी है, वृक्क हो गया किडनी। ठीक है, मूत्र वाहिनी यूरेटर है, एक मूत्राशय है, ब्लेडर है, एक मूत्र मार्ग है, उरेटेरा है। ठीक है, ये हमारा वेस्ट निकालने का मार्ग है। ठीक है, वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। और मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से बच, जब हमारा जो टॉयलेट क्यों बनती है, हमारी टॉयलेट इसलिए बनती है क्योंकि जो हमारा ब्लड बनता है उसमें जो भी हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं। ठीक है, वो किसके द्वारा बन जाते हैं, वो पदार्थों को छान कर बाहर कर दिया। टॉयलेट हमारी क्यों आती है, क्योंकि जो रुधिर के द्वारा जो वेस्ट बन गया है, बच गया है। ठीक है, वो कैसे बाहर होगा, अब वो बाहर हमारे टॉयलेट के द्वारा हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें टॉयलेट आती है। अब क्या है, वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया, हमारे बॉडी में मूत्र कैसे बनता है। ठीक है, तो उसका इम्पोर्टेंट एक इकाई होती है वृक्काणु, नेफ्रॉन। ठीक है, और वृक्काणु में मुख्य भाग ये है कोशिका गुच्छ है। ठीक है, और ये पतली भित्ति वाली कोशिका, ये आपको पता होगा सब इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये है कृत्रिम वृक्क भी होते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाष्पोषण प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। ठीक है, सेकंड है, बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोश की रिक्तिकाओं में संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम से संचित रहते हैं। कुछ पादप अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमारा जो जैव प्रक्रम चैप्टर है वो यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, और अब मैं आपको ऐसे धीरे धीरे करके आपके एग्जाम तक आपकी साइंस का जो भी 1 शॉट है वो मैं आपको चैप्टर वाइज करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।